अस्सलामुअलैकुम। आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है पावर फैक्टर। पावर फैक्टर होता क्या है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, और इसकी इम्पोर्टेंस के साथ साथ ये कि हाउ कैन वी इम्प्रूव पावर फैक्टर। तो पावर फैक्टर जो टर्मिनोलॉजी है उसको समझने के लिए सबसे पहले हमें कुछ मज़ीद चीज़ें डिस्कस करने की ज़रूरत है, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट ये है पावर के फॉर्मूले क्या है, पावर क्या होती है, एंड सो ऑन। आप सबको पता है पावर की डेफिनेशन क्या है। व्हाट इज पावर? पावर इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क एंड इट्स यूनिट इज वॉट। जब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट की, तो इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर पावर इज बेसिकली पावर कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग सम फॉर्मूला है। मिसाल के तौर पर ये देखिएगा, अगर मेरे पास एक सर्किट है, डीसी सप्लाई है 12 वोल्ट की, और एक लोड लगा हुआ है, वट एवर द लोड इज। अगर ये लोड फ्लैट से 5 ओम का है, और तो जाहिर है इसमें से करंट कितना फ्लो हो रहा होगा, I इज इक्वल टू वी अपॉन आर। 12/4 कितना होता है, 2.4 एम्पियर्स। अब अगर मैं पावर कंप्यूट करना चाहूँ, पावर कंप्यूट करने का एक फॉर्मूला है V इंटू आई। तो अगर मैं 12 को 2.4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 12 वोल्ट इंटू 2.4 एम्पियर्स। आंसर आ जाएगा 28.8 वॉट्स। इसी तरह एक और फॉर्मूला क्या है, I स्क्वायर आर। तो अगर मैं 2.4 एम्पियर्स का स्क्वायर ले लूँ और इसको मल्टीप्लाई कर दूं 5 ओम से, तो आई वुड गेट सेम रिजल्ट। अगर मेरे पास एक कैपेसिटर है, और ये कैपेसिटर है, इसको भी मैं 12 वोल्ट दे रहा हूँ, और लेट से ये 1 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर है, कितनी पावर डिसिपेट करेगा? आंसर फाइंड करना बहुत ही आसान है, V इंटू आई से हम पावर फाइंड आउट कर सकते हैं। आपको पता है फॉर अ प्योर डीसी सर्किट कैपेसिटर एक्ट्स एज एन ओपन सर्किट। इट मीन्स इसके अंदर से कितना करंट फ्लो होगा, 0। चूंकि वोल्टेज 0 है तो पावर भी कितनी आ जाएगी, पावर इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई बाय 0। आंसर वुड बी 0 वॉट्स। और अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन इट इज टोटली करेक्ट, बिकॉज कैपेसिटर डज नॉट डिसिपेट द पावर। व्हाट डज इट डू? इट कैन स्टोर द एनर्जी, एंड the energy that is stored in the capacitor can be returned to the source। तो एक बात तो बिल्कुल क्लियर हो गई कि अगर हम डीसी सर्किट्स के लिए पावर का फॉर्मूला V इंटू आई इस्तेमाल करें तो मतलब ये बिल्कुल सही रिजल्ट देता है, चाहे कैपेसिटर हो, चाहे इंडक्टर हो, चाहे रेजिस्टर हो। सही है। असल मसला कहाँ आता है? असल मसला आता है डीसी एसी सर्किट्स में। एसी सर्किट में क्या मसला आता है, ये देखिएगा। सपोज करें मेरे पास एक एसी सोर्स है जिसकी आरएमएस वैल्यू है 10 वोल्ट, और एक रेजिस्टेंस है जो कि 5 ओम की है। इसमें से करंट कितना फ्लो होगा, 2 एम्पियर, और पावर क्या हो जाएगी, P इज इक्वल टू V इंटू आई, दैट इज 10 इंटू 2। क्या आंसर आ जाएगा, 20 वॉट्स। और ये बिल्कुल सही आ रही है पावर P, क्योंकि हमें पता है कि रेजिस्टर के अंदर पावर डिसिपेट होती है। लेकिन लेट से यहां पर लगा हुआ है एक अदद कैपेसिटर जिसकी कैपेसिटिव रिएक्टेंस है लेट से 10 ओम। इसमें से करंट कितना फ्लो होगा, I इज इक्वल टू V अपॉन XC। तो 10/10 कितना हो जाएगा, 1 एम्पियर। अब अगर मैं P इज इक्वल टू V इंटू आई के फॉर्मूले से पावर कैलकुलेट करूं तो यहाँ आंसर क्या आएगा, 10 इंटू 1 एम्पियर। तो आंसर क्या आ जाएगा, 10 वॉट्स। ये 10 वॉट्स क्या शो कर रहा है, ये 10 वॉट्स असल में ये शो कर रहा है कि इस सर्किट में जो पावर लोड साइड जो पावर डिसिपेट कर रही है वो 10 वॉट्स कर रही है। ठीक है। अब यहां पर प्रॉब्लम क्या है, व्हाट इज द प्रॉब्लम ओवर हियर? प्रॉब्लम इज दैट कि अकॉर्डिंग टू आवर डेफिनेशन अ कैपेसिटर कैन नॉट डिसिपेट द पावर और डज नॉट डिसिपेट द पावर। हमारी कैलकुलेशन ये बता रही है कि रेजिस्टेंस भी पावर डिसिपेट कर रही है, कैपेसिटर भी पावर डिसिपेट कर रहा है, जबकि
वी ऑलरेडी नो कि कैपेसिटर पावर डिसिपेट नहीं कर सकता। अब ये दो बातें जो कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, एक क्या है, एक ये है कि कैपेसिटर पावर डिसिपेट कर रहा है, दूसरी ये है कि कैपेसिटर पावर डिसिपेट नहीं कर रहा। अब अगर ये आप हम सबको पता है कि कैपेसिटर पावर डिसिपेट नहीं करता, कैपेसिटर सिर्फ एनर्जी डिसिपेट नहीं कर सकता, वो सिर्फ और सिर्फ एनर्जी को स्टोर कर सकता है और उसको वापस सोर्स की तरफ रिटर्न कर देता है। इट मीन्स वो फॉर्मूला जो हमें कैपेसिटर की जो पावर 10 वॉट बता रहा है, ये फॉर्मूला गलत है या इनकम्प्लीट है। जबकि रेजिस्टर के ऊपर हम जब ये फॉर्मूला लगाते हैं तो बिल्कुल सही है, लेकिन जब हम यही फॉर्मूला कैपेसिटर के ऊपर अप्लाई करते हैं तो ये फॉर्मूला हमें गलत रिजल्ट देता है। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स कि ये जो फॉर्मूला है P इज इक्वल टू V इंटू आई, ये एज फार एज डीसी सर्किट्स आर कंसर्न्ड, यस दिस फॉर्मूला वर्क्स गुड इनफ, बट फॉर AC सर्किट्स दिस फॉर्मूला इज इनकम्प्लीट। अब आप ये देखिए कि फॉर्मूला एक ही है, रेजिस्टर के लिए तो रिजल्ट सही दे रहा है, लेकिन कैपेसिटर के लिए रिजल्ट सही नहीं दे रहा है। इसी तरह से अगर मैं बात करता हूं इंडक्टर की, तो आइए देखते हैं कि ये इंडक्टर के लिए क्या बिहेवियर देता है। सपोज करें ये इंडक्टर है जिसकी रिएक्टेंस है 5 ओम्स। आपको पता है इंडक्टर की रिएक्टेंस किसके बराबर होती है? 2 पाई FL, और यहां से हमने वही 10 वोल्ट RMS अप्लाई करें। अब कितना करंट होगा? I इज इक्वल टू 2 एम्पियर्स। यहां पे भी अगर मैं P इज इक्वल टू V इंटू आई के फॉर्मूले से पावर कंप्यूट करूं तो आई वुड गेट 20 वॉट्स, जो कि गलत है। क्या रिजल्ट निकला कि फॉर्मूला P इज इक्वल टू V इंटू आई वर्क्स गुड फॉर रेजिस्टर, फॉर इंडक्टर एंड फॉर कैपेसिटर। ठीक है, तो रेजिस्टर के लिए यही फॉर्मूला P इज इक्वल टू V इंटू आई वर्क्स गुड इनफ इन AC सर्किट्स as well as in DC circuits, but as far as inductor and capacitors are concerned, we know that ये कोई पावर डिसिपेट नहीं करते, बट जो हमारा ये फॉर्मूला है P इज इक्वल टू V इंटू आई, इट टेल्स के कैपेसिटर एंड इंडक्टर ये दोनों कुछ पावर डिसिपेट कर रहे हैं। तो इट इज क्लियर दैट P इज इक्वल टू V इंटू आई जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला AC सर्किट्स की पावर कंप्यूट करने के लिए सही नहीं है। सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टर के लिए सही है, इंडक्टर के लिए और कैपेसिटर के लिए ये फॉर्मूला जो है वो सही नहीं है। अब आप सोचिए कि वो क्या चीज़ है जो रेजिस्टर में मौजूद है, इंडक्टर और कैपेसिटर में मौजूद नहीं है, या वो कौन सा फैक्टर है जो इंडक्टर और कैपेसिटर में मौजूद है, रेजिस्टर में मौजूद नहीं है। मतलब आप देखें ना, एक ही फॉर्मूला है, वो रेजिस्टर के लिए बिल्कुल सही रिजल्ट दे रहा है, लेकिन इंडक्टर और कैपेसिटर के लिए रिजल्ट सही नहीं दे रहा। अब हमें वो डिफरेंस मालूम करना है, सही है, ताकि हम पावर की एक और डेफिनेशन जो है फ्रेम कर सकें। अच्छा, अब आप जानते हैं कि रेजिस्टर और जो रिएक्टिव कंपोनेंट्स हैं यानी इंडक्टर और कैपेसिटर, इनमें बुनियादी फर्क क्या है? यस, इनमें बुनियादी फर्क है फेज डिफरेंस का। जब भी करंट गुजरता है किसी रेजिस्टर में से तो वोल्टेज और करंट क्या होते हैं? इन फेज होते हैं। तो ये देखिएगा, ये अगर वोल्टेज की वेवफॉर्म है तो रेजिस्टर के अंदर करंट की वेवफॉर्म इन फेज होगी, और अगर मैं पावर, ये देखिएगा ये वोल्टेज की वेवफॉर्म है, ये करंट की वेवफॉर्म है। अब अगर मैं पावर की वेवफॉर्म बनाऊं तो पावर की वेवफॉर्म कैसी बनेगी? ये मैं नीचे बना रहा हूं, देखें, वोल्टेज भी पॉजिटिव है, करंट भी पॉजिटिव है, तो पावर विल भी पॉजिटिव। वोल्टेज भी नेगेटिव है, करंट भी नेगेटिव है, तो इंस्टेंटेनियस पावर हर पॉइंट पे क्या होगी? पॉजिटिव होगी। तो आप ये देखें, ये कर्व क्या शो कर रही है
कि चाहे पॉजिटिव हाफ हो या नेगेटिव हाफ हो, दोनों हाफ में जो पावर डिसिपेशन है वो पॉजिटिव है। पॉजिटिव पावर शो करती है कि पावर इज बीइंग ट्रेवल्ड फ्रॉम सोर्स टू लोड, और लोड पर ये पावर डिसिपेट हो रही है इन द फॉर्म ऑफ हीट। ठीक है, अब अगर मैं बात करता हूं, ये किसके लिए था, फॉर रेजिस्टर। इसी तरह अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं कैपेसिटर की। ये देखिए, ये एक एसी सोर्स है और ये हमने कैपेसिटर लगा दिया है। इसको हमने इनपुट दी हुई है √2v sin ओमेगा टी। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स के √v जो है आरएमएस वैल्यू है और √2v पीक वैल्यू है। ठीक है, तो अब अगर मैं इसमें वोल्टेज की वेव फॉर्म बनाऊं तो वोल्टेज की वेव फॉर्म एक स्टैंडर्ड साइन वेव होगी। करंट की वेव फॉर्म कैसी होगी? करंट की वेव फॉर्म आपको पता है कैपेसिटर में करंट 90 डिग्री लीड करता है। अगर नहीं भी पता तो ये रिलेशन है I = C dV/dt। अगर मैं वोल्टेज की वैल्यू रख दूं तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा √2v cos ओमेगा टी और C, और जब ओमेगा टी का डेरिवेटिव लेंगे तो साथ में आ जाएगा ओमेगा। ठीक है, तो आप ये देखें कि करंट की जो वेव है वो कौन सी है, ये कांस्टेंट है √2CV और ओमेगा, ये तमाम के तमाम कांस्टेंट है। तो वेरिएबल सिर्फ और सिर्फ क्या बचा, cos ओमेगा टी। तो जो करंट की वेव फॉर्म बनेगी वो बनेगी कोसाइन वेव। कोसाइन वेव कैसी होती है? ऑल ऑफ यू नो, 0 डिग्री पे मैक्सिमम होती है, 90 पर 0 होती है, 90 से लेकर 270 तक नेगेटिव होती है और 270 से 360 तक पॉजिटिव होती है। ये थोड़ी सी पीक ख़राब बनी है, ये पूरी यहाँ तक नीचे तक आएगी ऐसे कर। चलें अगेन देखें, यहाँ पे 1 2 3 4 और 5 पॉइंट्स हैं। सही है, ये वेव फॉर्म है वोल्टेज की और ये वेव फॉर्म है करंट की। अब अगर मैं यहाँ पर पावर कर्व बनाऊँ तो इंस्टेंटेनियस पावर किसके बराबर होती है? इंस्टेंटेनियस वोल्टेज इनटू इंस्टेंटेनियस करंट। तो अगर मैं पॉइंट नंबर 1 पे पावर कंप्यूट करूं तो पॉइंट नंबर 1 पे चूंकि वोल्टेज 0 है इसलिए पावर 0 होगी। पॉइंट नंबर 2 पर भी चूंकि करंट 0 है इसलिए पावर 0 होगी। 0 और 1 के बिटवीन आप ये देखिए, चूंकि वोल्टेज बढ़ रहा है और करंट कम हो रहा है तो इनका प्रोडक्ट आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेगा और फिर कम होगा, और 90 डिग्री पे जाने के बाद अगेन ये पावर 0 हो जाएगी। अब 90 से 180 यानी पॉइंट नंबर 2 और 3 के बिटवीन देखिए, पॉइंट नंबर 2 से लेके 3 तक वोल्टेज इज पॉजिटिव बट करंट इज नेगेटिव। वोल्टेज इज पॉजिटिव, करंट इज नेगेटिव। तो वो पॉजिटिव वैल्यू का जब नेगेटिव वैल्यू के साथ जो प्रोडक्ट आता है वो क्या आता है, नेगेटिव आता है। तो जो पावर कर्व बनेगी 2 से 3 के बिटवीन वो बनेगी नेगेटिव और पॉइंट नंबर 3 पे जाके दोबारा से 0 हो जाएगी। अब 3 से 4 के दरमियान देखिए, 3 से 4 के बिटवीन करंट भी नेगेटिव है, वोल्टेज भी नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। और 4 से 5 के दरमियान अगेन चूंकि वोल्टेज नेगेटिव है, करंट पॉजिटिव है, तो अगेन क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। तो अब आप थोड़ा सा गौर करें, पॉजिटिव पावर क्या इंडिकेट कर रही है कि ये पावर डिलीवर हो रही है फ्रॉम द सोर्स टू लोड, यानी सोर्स से लोड की तरफ ये पावर डिलीवर होने का मतलब ये है एनर्जी सोर्स से निकल रही है और कैपेसिटर में जा रही है। जाहिर है कैपेसिटर कोई डिसिपेटिव कंपोनेंट तो है ही नहीं, तो कैपेसिटर सिर्फ और सिर्फ क्या करेगा, पावर को स्टोर करेगा और स्टोर करने के बाद ठीक है अगले क्वार्टर में क्या हो रहा है, 2 से 3 के दरमियान ये पावर नेगेटिव है। ये जो नेगेटिव पावर है ये क्या इंडिकेट कर रही है कि जो ये पावर अगेन कहाँ जा रही है, ये लोड से यानी कैपेसिटर से सोर्स की तरफ दोबारा जा रही है। कैपेसिटर के अंदर से अगर एनर्जी निकल रही है तो इसका मतलब क्या है, कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा है। तो पॉइंट नंबर 1 से लेकर 2 के दरमियान कैपेसिटर चार्ज होता है और 2 से 3 के बिटवीन कैपेसिटर डिस्चार्ज होता है। तो जो लोड से सोर्स तक नेट फ्लो हुआ एनर्जी का वो 0 हो गया। इसलिए हम ये कहते हैं कि कैपेसिटर कोई पावर डिसिपेट नहीं करता, जस्ट स्टोर करता है और उसके बाद क्या कर देता है, उसको रिटर्न कर देता है। आप देखें 1 से लेकर 2 के दरमियान, ये देखें ये 1 से लेकर 2 के दरमियान करंट इज पॉजिटिव। पॉजिटिव करंट जो फ्लो हो रहा है ये कैपेसिटर की चार्जिंग को शो कर रहा है। और 2 से लेकर 3 के दरमियान क्या हो रहा है, वोल्टेज पॉजिटिव है लेकिन करंट उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, इसका मतलब क्या है, ये डिस्चार्ज हो रहा है। इसी तरह से अगर 3 से 4 के दरमियान देखें, करंट वोल्टेज की डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, दैट इज चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर।
कैपेसिटर की चार्जिंग है, और ये चीज़ यहाँ पावर कर्व से भी बिल्कुल क्लियर नज़र आ रही है। पॉजिटिव पावर मीन्स पावर जो है वो डिलीवर हो रही है फ्रॉम द सोर्स टू कैपेसिटर। और 4 से लेकर 5 तक क्या हो रहा है कि जो पावर जो कैपेसिटर ने जो अपने अंदर एनर्जी स्टोर की थी वो रिटर्न हो रही है। और अगर आप पूरा साइकिल देखें तो जितनी पावर कैपेसिटर की तरफ फ्लो हुई उतनी पावर कैपेसिटर से निकल के दोबारा टूवर्ड्स द सोर्स फ्लो हो गई। इट मीन्स जो नेट पावर है, सही है, अगर मैं इस पूरी पावर को इंटीग्रेट कर लूँ विद रिस्पेक्ट टू टाइम या, सही है, तो ये क्या आएगा, हमारे पास जीरो आएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि कैपेसिटर में इंस्टेंटेनियस पावर तो होती है, सही है, कभी पॉजिटिव होती है कभी नेगेटिव होती है, लेकिन नेट जो पावर है, जो डिसिपेशन है कैपेसिटर की, वो क्या है, जीरो है। ठीक है, इसी तरह से इंडक्टर को भी हम देख सकते हैं। आइए देखते हैं। चलें जनाब, अब हम बात कर रहे हैं इंडक्टर की। तो ये देखिएगा, ये एक इंडक्टर है और साइन वेव इस पे मैंने अप्लाई करी है। V in इज इक्वल टू √2 V साइन ओमेगा टी। आपको पता है इंडक्टर में करंट और वोल्टेज के दरमियान रिलेशनशिप क्या होती है, VL इज इक्वल टू L di/dt। इट मीन्स करंट का जो डेरिवेटिव होता है इंडक्टर के वोल्टेज उससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो अगर मैं वोल्टेज की वैल्यू रख दूं तो करंट इंटीग्रेट करके मालूम कर सकता हूं। अब हम बनाते हैं वेव फॉर्म्स। देखें, वोल्टेज की जो वेव फॉर्म है प्योर साइन वेव होगी और इंडक्टर में करंट 90 डिग्री लैग करता है। तो अगर मैं इंडक्टर में करंट की वेव फॉर्म बनाना चाहूँ तो करंट की वेव फॉर्म कैसी बनेगी, 90 डिग्री लैग करने का मतलब यह है कि ये ऐसे ऐसे फिर ऐसे और फिर ऐसे। ठीक है, आप मैथमेटिकली भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। करंट की जो वैल्यू आएगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगी माइनस कॉस ओमेगा टी से। अब ये जो पूरा रीजन है 0 से लेकर 360 डिग्री तक, हम उसको 4 रीजन में डिवाइड कर देते हैं। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, 4 और 5, ये मैंने 5 पॉइंट्स मार्क कर दिए हैं और ये 90 डिग्री के डिफरेंस से बनाए गए हैं। पॉइंट नंबर 1 0 डिग्री, पॉइंट नंबर 2 90 डिग्री को रिप्रेजेंट कर रहा है, पॉइंट नंबर 3 180, पॉइंट नंबर 4 270 एंड पॉइंट नंबर 5 इज 360 डिग्री। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 0 से 90 डिग्री यानी पॉइंट नंबर 1 से लेकर पॉइंट नंबर 2 के बिटवीन की। तो ये मैं पावर ड्रॉ कर रहा हूँ जैसे मैंने पिछले 2 केसेस में किए। पॉइंट नंबर 1 से लेकर पॉइंट नंबर 2 तक आप ये देखिए कि वोल्टेज इज पॉजिटिव बट करंट इज नेगेटिव। तो जब भी हम पॉजिटिव चीज़ को नेगेटिव वैल्यू क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर विल बी नेगेटिव। तो पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2 के दरमियान में पावर विल बी नेगेटिव और नेगेटिव पावर जो बनेगी वो कहाँ पर बनेगी, ये नीचे की तरफ। और हाँ, पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2 इन दोनों पे पावर 0 होगी। 2 से 3 के दरमियान वोल्टेज और करंट दोनों पॉजिटिव है तो पावर विल बी पॉजिटिव। 3 से लेके 4 के दरमियान voltage is negative but current is positive, so power will be positive। और in the last case that is from 4 to 5 power will be positive। तो आप ये देखिए अगेन जो पावर कर्व को आप देख सकते हैं, sometime it is positive sometime it is negative। पूरा 360 के साइकिल में 180 डिग्री के लिए पावर पॉजिटिव है, 180 के लिए नेगेटिव है। और ये चारों जो क्वार्टर में वेव फॉर्म्स हैं, इन एरिया अंडर दीज कर्व्स इज ऑलवेज इक्वल। दैट इज हमेशा जो इसका मतलब क्या है कि जितनी पॉजिटिव पावर है उतनी नेगेटिव पावर है, तो नेट पावर कितनी हो गई, 0 हो गई। तो इट कैन बी कंक्लूडेड कि ऑल्दो इंडक्टर और कैपेसिटर दोनों में वोल्टेज भी होते हैं, करंट भी होता है, लेकिन जो रियल पावर जो डिसिपेट होती है, इन एक्चुअल जो पावर डिसिपेट होती है वो कितनी होती है, वो 0 होती है। ठीक है, जब भी हम बात करते हैं एसी सर्किट्स में तो हम वहां पर 3 किस्म की पावर डिफाइन करते हैं। एक होती है रियल पावर, दूसरी होती है रिएक्टिव पावर और तीसरी होती है एपियरेंट पावर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रियल पावर की। What is real power? The actual amount being dissipated in a circuit is called true power or real power।
आप अब इससे पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, सिर्फ और सिर्फ एक ही कंपोनेंट ऐसा है 3 बेसिक कंपोनेंट में से जो पावर डिसिपेट करता है, वो है रेजिस्टर। तो अगर एक सर्किट है जिसके अंदर रेजिस्टर भी लगा हुआ है, इंडक्टर भी लगा हुआ है, कैपेसिटर भी लगा हुआ है, तो एक्चुअली जो पावर डिसिपेटेड होगी, जब पावर डिसिपेशन होगी, वो सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टर की वजह से होगी। तो एक सर्किट में रेजिस्टर की वजह से कितनी पावर डिसिपेट होती है, उसका फॉर्मूला क्या है? उसका फॉर्मूला है P इज इक्वल टू V इंटू आई कॉस थीटा। और असल में यही वो पावर है जो यूटिलाइज होती है, यही वो पावर है जो यूटिलाइज होती है। इसका यूनिट है वॉट एंड इट इज डिनोटेड बाय P। अब अगर हमारे पास एक प्योर रेजिस्टिव सर्किट है, फॉर प्योर रेजिस्टिव सर्किट थीटा कितना होगा? फेज डिफरेंस वोल्टेज और करंट के बिटवीन कितना होगा? वो होगा आप होता है 0 डिग्री। तो अगर थीटा 0 है, इफ थीटा इज 0, तो कॉस थीटा कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और इस सूरत में जो पावर का फॉर्मूला है वो क्या हो जाएगा? सिंपल V इंटू आई। यानी ये जो V इंटू आई फॉर्मूला है, ये बेसिकली उसी वक्त ट्रू है जब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टिव लोड हो। अब सपोज करें अगर सिर्फ और सिर्फ इंडक्टर हो, इंडक्टर के लिए फेज एंगल कितना होगा? 90 डिग्री, और कैपेसिटर के लिए कितना होगा? -90 डिग्री। सही है, लैग कर रहा है करंट, तो करंट के लिहाज से हम ये एंगल ले रहे होते हैं। तो cos 90 भी 0 होता है, cos -90 भी 0 होता है। तो जो टोटल पावर, रियल पावर किसी भी प्योर कैपेसिटिव या प्योर इंडक्टिव सर्किट में हमेशा याद रखिए कितनी होगी? हमेशा 0 होगी। हाँ, अब अगर एक ऐसा सर्किट है जिसमें रेजिस्टर भी मौजूद है, इंडक्टर भी मौजूद है या कैपेसिटर मौजूद है, तो फेज एंगल ना तो 0 डिग्री होगा ना 90 डिग्री होगा, बल्कि इट विल लाई समवेयर बिटवीन 0 एंड 90 डिग्री। उस सूरत में जो पावर आएगी, जाहिर है कॉस थीटा की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, और तो पावर जो है P इक्वल टू V इंटू आई नहीं होगी, बल्कि V इंटू आई। और जब कॉस थीटा चूंकि हमेशा लेस देन 1 होगा, एक्सेप्ट थीटा 0 हो जाए, तो यहाँ पे जो पावर डिसिपेशन आएगी वो हमारे पास V 0 और V इंटू आई के बिटवीन आएगी। चले, ठीक है। दूसरी पावर ये होती है रिएक्टिव पावर। रिएक्टिव पावर असल में वो पावर होती है जो बेसिकली रिएक्टिव कंपोनेंट्स के अंदर स्टोर होती है और सोर्स को रिटर्न हो जाती है। जैसे अभी हमने पिछली एग्जांपल देखी थी, कैपेसिटर में क्या हो रहा था? कैपेसिटर एनर्जी को स्टोर कर रहा था और एनर्जी स्टोर करके वापस इंडक्टर एनर्जी को स्टोर कर रहा था और स्टोर करके अगले ही क्वार्टर में वापस जो है सोर्स को ट्रांसफर करता था। सही है, ये असल में पावर डिसिपेट नहीं होती, बल्कि ये सिर्फ और सिर्फ पावर इन ट्रांजिट होती है, सोर्स टू लोड एंड लोड टू सोर्स। और ऐसा कब होता है? जब हमारे पास कौन से कंपोनेंट हो? इंडक्टिव कंपोनेंट हो, इंडक्टर हो या कैपेसिटर, यानी रिएक्टिव कंपोनेंट्स हो। इसका फॉर्मूला क्या है? इट इज डिनोटेड बाय Q एंड इट्स फॉर्मूला इज Q इज इक्वल टू V I साइन थीटा। आप ये देखें, अगर प्योर रेजिस्टिव केस में देखें तो साइन थीटा हो जाएगा 0, क्योंकि थीटा 0 होता है, तो Q कितना आ जाएगा? Q आ जाएगा 0। और अगर कैपेसिटर या इंडक्टर के केस में देखें तो थीटा 90 डिग्री होगा, और 90 डिग्री का मतलब यह है कि इसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी V इंटू आई। अब हम बात करते हैं एपियरेंट पावर की। एपियरेंट यानी बाज़ाहिर कितनी पावर कंप्यूट हो रही है। अगर मैं किसी भी सर्किट में वोल्टेज और करंट का प्रोडक्ट लूं तो बाज़ाहिर क्या लगता है हमें कि इतनी पावर डिसिपेट हो रही है। ठीक है, तो किसी भी सर्किट में अगर वोल्टेज और करंट का मैं प्रोडक्ट ले रहा हूं तो उसको हम कहेंगे एपियरेंट पावर, और एपियरेंट पावर को हमेशा वोल्ट एम्पियर में VA में मेजर करते हैं। सही है, VA वॉट, VAR वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव, और VA। अच्छा, अब अगर मैं रियल पावर और एपियरेंट पावर का रियल पावर और रिएक्टिव पावर का स्क्वायर ले लूं तो Q स्क्वायर प्लस P स्क्वायर किसके बराबर होगा? V स्क्वायर I स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस V स्क्वायर I स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो अब अगर मैं V स्क्वायर I स्क्वायर कॉमन ले लूं तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर हो जाता है? 1 के। तो V इंटू आई बचा, V इंटू आई किसके बराबर है? S के। तो V स्क्वायर I स्क्वायर बराबर हो जाएगा S स्क्वायर के। ये क्या शो कर रहा है कि S स्क्वायर से इक्वल है Q स्क्वायर प्लस I स्क्वायर के। दैट इज हम ये कह सकते हैं कि असल में जो एपियरेंट पावर है वो रियल पावर और अपना एक्टिव पावर और रिएक्टिव पावर, सही है, या रियल पावर और रिएक्टिव पावर के स्क्वायर के सम के बराबर होती है। दैट इज
इसको हम इस तरह भी कह सकते हैं कि जो टोटल पावर है वो एपेरेंट पावर है, जिसके दो पार्ट्स हैं, दो कंपोनेंट्स हैं। एक कौन सी है, एक है एपेरेंट, एक है रिएक्टिव पावर और दूसरी है रियल पावर। ठीक है, ये देखिए ये एक पावर ट्रायंगल कहलाती है, बिल्कुल पाइथागोरस थ्योरम की तरह। ये हमने पहले भी डिस्कस किया, S इज इक्वल टू अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। ठीक है, तो आप ये देखें जिस तरह पाइथागोरस थ्योरम में होता है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है, या इस तरह देख लें इसको कि जो टू पावर है वो क्या है, वी आई कॉस थीटा। सही है, तो ये हॉरिजॉन्टल का ये थीटा है, फेज एंगल है वोल्टेज और करंट के बिटवीन। सही है, ये पी हो गई। रिएक्टिव पावर किसके बराबर है, वी आई साइन थीटा। तो ठीक है, वर्टिकल कंपोनेंट हो गया, और S इज इक्वल टू वी इंटू आई कहाँ पर आ गया, वो यहाँ पर आ गया। तो ये जो डायग्राम है ये क्या कहलाती है, पावर ट्रायंगल कहलाती है। इस पावर ट्रायंगल से भी ये पता चल रहा है कि रिएक्टिव पावर और जो टू पावर या एक्टिव पावर या रियल पावर, ये दोनों डिपेंड करते हैं थीटा के ऊपर। थीटा की वैल्यू चेंज हो जाएगी तो इनकी वैल्यूज भी चेंज हो जाएंगी। थीटा अगर सपोज करें प्योर रेजिस्टिव केस है, तो प्योर रेजिस्टिव केस में थीटा की वैल्यू 0 होगी। तो जब थीटा की वैल्यू 0 होगी तो ये पावर हो जाएगी 0, और उस वक्त एपरेंट पावर और रियल पावर दोनों बराबर होंगे। इसी तरह अगर थीटा 90 डिग्री हो जाए, थीटा 90 डिग्री होने का मतलब ये देयर इज नो रियल पावर डिसिपेशन। सही है, बाहर तो आपको लग रहा होगा कि करंट भी है, वोल्टेज भी है, पावर कैलकुलेट करने से V इंटू आई के फॉर्मूले से आ रही होगी, लेकिन एक्चुअली इन रियल कोई पावर वहां पर मौजूद नहीं है। ठीक है, इसको हम एक और तरह से समझ सकते हैं। आप मिठाई का डब्बा लेकर आइए, मिठाई का डब्बा जब हम लेकर आते हैं तो उसमें क्या होता है, एक मिठाई का डब्बा होता है, उसके अंदर मिठाई होती है। तो वो जो पूरा का पूरा पैकेज है वो आपके काम का नहीं है। आपके काम की क्या चीज है, अंदर मिठाई, लेकिन साथ में वो जो पैकेज दिया हुआ है, सही है, वो जो गत्ता दिया हुआ है वो किस लिए दिया हुआ है, उसको रखने के लिए दिया हुआ है। तो ये जो टोटल पैकेज है उसको हम कह सकते हैं एपेरेंट पावर। उसके अंदर जो मिठाई है वो है रियल पावर जो आपके लिए यूजफुल है, और वो कंपोनेंट जो आपके लिए यूजफुल नहीं है लेकिन वो साथ में आ रहा है, वो कौन सा है, वो रिएक्टिव पावर। यानी जो गत्ता वगैरह है वो क्या है, रिएक्टिव पावर है। जितनी रिएक्टिव पावर कम होगी उतना रियल पावर और एपेरेंट पावर तकरीबन बराबर होंगे। सही है, और जितना रिएक्टिव पावर ज्यादा होगी उतना रियल पावर और एपेरेंट पावर में उतना ही ज्यादा डिफरेंस आएगा। अब हम बात करते हैं पावर फैक्टर। व्हाट इज पावर फैक्टर? आपने ना सुना होगा बहुत ज्यादा पावर फैक्टर। आजकल आपने देखा होगा कि बिजली के बिलों पे भी लिखा हुआ होता है ये। उसके अलावा बहुत सारे इन्वर्टर्स वगैरह जो आते हैं, या बहुत सारे इलेक्ट्रिकल लोड्स आते हैं, इलेक्ट्रिकल सोर्सेज आती हैं जो स्पेसिफिकली एसी सप्लाई से रिलेटेड होती हैं, वहां पर ये टर्म बहुत ज्यादा इस्तेमाल होती है, पावर फैक्टर। तो आज हम बात करेंगे व्हाट इज पावर फैक्टर। असल में पावर फैक्टर क्या है, अभी ये तो हम डिस्कस कर चुके हैं कि एसी सर्किट्स में जो पावर का फॉर्मूला है वो क्या है, P इज इक्वल टू वी इंटू आई कॉस थीटा। तो पहले तो हम ये समझते थे कि P इज इक्वल टू वी इंटू आई है, लेकिन इसमें एक और फैक्टर मौजूद है पावर का, वो क्या है, कॉस थीटा। तो जो कॉस थीटा है ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है पावर फैक्टर। आपको पता है कि V इंटू आई एपेरेंट पावर है जिसकी वैल्यू S है, तो अगर मैं P को S से डिवाइड कर दूं तो ये आ जाएगा कॉस थीटा, और ये कॉस थीटा असल में पावर फैक्टर है। तो पावर फैक्टर को इस तरह भी डिफाइन करते हैं कि व्हाट इज पावर फैक्टर, इट इज रेशियो ऑफ द रियल पावर टू द एपेरेंट पावर। सही है, अच्छा। और अगर मैं परसेंटेज में ले लूँ इसको तो 50% का मतलब है 0.5 पावर फैक्टर। सही है, असल में जो रियल पावर है वो क्या है, वो ये है कि जो असल में जो पावर डिसिपेट होती है या जो वर्क परफॉर्म करती है वो है रियल पावर। और एपेरेंट पावर क्या है, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ द करंट एंड वोल्टेज ऑफ द सर्किट। असल में जो एनर्जी स्टोरेज कंपोनेंट्स होते हैं उसकी वजह से जो पावर अपीयरेंटली नजर आ रही होती है उसमें, और जो पावर एक्चुअली डिसिपेट हो रही होती है उसमें फर्क होता है। सही है, वो है अपीयरेंट पावर और रियल पावर। तो ठीक है, अपीयरेंट पावर या तो रियल पावर के बराबर होगी या रियल पावर से हमेशा ज्यादा होगी। सही है, सिंगल फेज सिस्टम में पावर जो पावर प्रोड्यूस होती है उसका फॉर्मूला क्या है, वीपी इंटू आईपी
कॉस थीटा। वीपी है फेज वोल्टेज, आईपी है फेज करंट और कॉस थीटा जो है वो पावर फैक्टर है। As far as in three phase circuits, it is 3 times Vp Ip cos theta और under root 3 VL IL, ये L छोटा है, VL IL cos theta। ठीक है। अच्छा, एक चीज मैं और मेंशन कर दूं, आमतौर पर जो जनरेटर्स आते हैं जिस पे लिखा होता है 2 kVA का जनरेटर, तो ये 2 kVA असल में एपेरेंट पावर है। जो सोर्सेज जनरेट करती हैं पावर या रेटिंग्स होती हैं, ये सब हमेशा एपेरेंट पावर की फॉर्म में होती हैं। अब जो 2 kVA का जनरेटर है, जो 2 kVA की इलेक्ट्रिकल आउटपुट दे रहा है, एसी आउटपुट दे रहा है, उससे हम कितनी यूजफुल पावर ले सकते हैं, चाहे 1.5 किलोवाट ले सकते हैं, 1.6 किलोवाट ले सकते हैं, 1.8 किलोवाट ले सकते हैं। जो पावर हम उससे रियल पावर लेंगे, सही है, वो एपेरेंट पावर से कम तो हो सकती है, एपेरेंट पावर से ज्यादा नहीं हो सकती। सिर्फ एक ही केस है जिसमें एपेरेंट पावर और रियल पावर बराबर होंगे, ऐसा उस वक्त होगा जब पावर फैक्टर कितना हो जाए, 1 हो जाए। सही है। अच्छा, 2-3 चीजें और क्लियर कर दूं। पावर फैक्टर 2 किस्म के होते हैं, एक होता है लीडिंग पावर फैक्टर और एक होता है लैगिंग पावर फैक्टर। जब भी हमारे पास इंडक्टर है, इंडक्टर के अंदर करंट जो है वो लैग करता है, तो इंडक्टर में चूंकि करंट लैग करता है, इसलिए इंडक्टर के अंदर जो पावर फैक्टर है उसको हम कहते हैं, ऐसा पावर फैक्टर जो इंडक्टिव लोड की वजह से जनरेट हो, उसको हम कहते हैं लैगिंग पावर फैक्टर। और इसी तरह से अगर कोई ऐसा कंपोनेंट है जैसे कैपेसिटर है, कैपेसिटर के अंदर भी जब भी एसी सप्लाई होगी तो हमेशा करंट लीड करेगा और वोल्टेज लैग करेंगे, तो उस सूरत में जो पावर फैक्टर आएगा वो कौन सा आएगा, वो आएगा लीडिंग पावर फैक्टर। इज इट ओके? अच्छा, और आमतौर पे इंडस्ट्रीज में और हमारे घरों में ये जो पावर फैक्टर जनरेट होता है, ये आमतौर पे लैगिंग पावर फैक्टर होता है। उसी वजह ये पावर फैक्टर जो है वो इंडक्टर की वजह से होता है। हमारे यहाँ पंखे हैं, मोटरें हैं, या इंडस्ट्री में बड़ी बड़ी मोटर्स हैं, इन सब के अंदर जो पावर फैक्टर जनरेट होगा वो लैगिंग पावर फैक्टर होगा। सही है। लीडिंग पावर फैक्टर बहुत कम देखने में आता है इस तरह से। ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ गुड पावर फैक्टर। अच्छा पावर फैक्टर होगा तो उसका क्या फायदा है। पावर फैक्टर की आइडियल वैल्यू 1 होती है, प्रैक्टिकली 0.8 और 1 के दरमियान में ये मतलब अच्छी वैल्यू कंसीडर की जाती है। ठीक है। अगर पावर फैक्टर ऑफ यूनिटी है, इसका मतलब यह है कि जितनी पावर रिक्वायर्ड है सर्किट को, उतनी ही पावर जो है, मतलब उतना ही करंट या उतनी पावर जो है वो कैरी कर रहा है। सही है। एनी पावर फैक्टर ऑफ लेस देन 1 shows that circuit is carrying more than necessary current that causes more voltage drop and arises a necessity of thick conductors। आइए इसको समझते हैं। सपोज करें मेरे पास एक लोड है जिसकी रियल पावर 1000 वॉट है। ठीक है। अब एपेरेंट पावर कितनी होगी? एपेरेंट पावर बेसिकली किसके बराबर होगी? S इज इक्वल टू वी आई होता है। दैट इज, अगर मैं इसको cos थीटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा दूं तो ये बन जाएगा S इज इक्वल टू P अपॉन cos थीटा, या फिर P अपॉन पावर फैक्टर। अब सपोज करें पावर फैक्टर है यूनिटी। सही है। वोल्टेज है 100 और आपको जो पावर चाहिए वो कितनी चाहिए? 1000 वॉट। तो करंट किसके बराबर आ जाएगा? I इज इक्वल टू वी आई कॉस थीटा इज इक्वल टू पावर, तो I हो जाएगा P अपॉन वी कॉस थीटा। अच्छा जी, अब देखें पावर फैक्टर 1 है, तो अगर मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूं करंट कितना आ जाएगा? 10 एम्पियर। अगर यही पावर फैक्टर हो जाए 0.8, तो अब करंट कितना आ जाएगा? 1000 अपॉन 100 इंटू 0.8, दैट इज 12.5 एम्पियर। इसी तरह से अगर पावर फैक्टर है 0.7, अब करंट कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा 1000 अपॉन 70,
यानी कि 14.28 एम्पियर। इसी तरह अगर पावर फैक्टर हो जाता है 0.5 तो करंट हो जाएगा 20 एम्पियर। तो आप देखिए जैसे जैसे पावर फैक्टर डिक्रीज हो रहा है, खराब हो रहा है, वैसे वैसे सेम पावर डिलीवर कराने के लिए करंट ज्यादा चाहिए। फॉर अ वेरी लो वैल्यू ऑफ पावर फैक्टर, दैट इज, अगर मैं बात करता हूँ 0.2 पावर फैक्टर की, तो अब करंट कितना चाहिए होगा? करंट चाहिए होगा 50 एम्पियर। दैट इज टू मच। तो व्हाट कैन वी कंक्लूड? वी कैन कंक्लूड दैट अगर अगर पावर फैक्टर जितना खराब होता जाएगा करंट उतना ज्यादा चाहिए, और आइडियल केस ये है कि अगर पावर फैक्टर 1 हो जाए तो मिनिमम जो करंट है उसकी रिक्वायरमेंट होगी। अब आप देखें करंट ज्यादा होने के दो नुकसान होते हैं सबसे बड़े। एक तो ये आपको पता है कि ट्रांसमिशन लाइन के अंदर जो वोल्टेज ड्रॉप होता है वो होता है V = IR। तो रेजिस्टेंस तो ट्रांसमिशन लाइन की है, लेकिन जो करंट ट्रांसमिशन लाइन में से फ्लो हो रहा है अगर वो ज्यादा होगा तो वोल्टेज ड्रॉप ज्यादा होंगे, वो करंट कम होगा तो वोल्टेज ड्रॉप कम होंगे। दूसरा ये कि अगर करंट कम होगा तो ट्रांसमिशन लाइन कम करंट कैरी करेगी, और कम करंट कैरी कर रही है तो हम उसको वी कैन कीप इट्स थिकनेस लो, यानी हम पतले कंडक्टर भी लगा सकते हैं। लेकिन जितना पावर फैक्टर पुअर होगा उतना करंट ज्यादा फ्लो होगा, और उसके लिए हमें उतने मोटे कंडक्टर इस्तेमाल करने पड़ेंगे। ठीक है। अच्छा, पुअर पावर फैक्टर जो है पावर डिलीवरी सिस्टम की एफिशिएंसी कम कर देता है। उसकी वजह यही है कि जितना करंट ज्यादा होगा उतने I2R लॉसेज ज्यादा होंगे, उतने वोल्टेज ड्रॉप ज्यादा होंगे। अच्छा, उसके अलावा एक और इशू ये भी है कि जो मेजरमेंट होती है एनर्जी की वो होती है एपरेंट पावर की। तो जितना एपरेंट पावर और रियल पावर में डिफरेंस ज्यादा होगा उतना ही आप ज्यादा पे करके कम एनर्जी यूटिलाइज करेंगे। चलिए, पावर फैक्टर की करेक्शन कैसे होगी? पावर फैक्टर अच्छा कैसे हो सकता है? सही है। तो याद रखिए पावर फैक्टर कभी भी 1 से बड़ा नहीं हो सकता। मैक्सिमम जो इसकी वैल्यू है वो क्या हो सकती है? 1 हो सकती है। तो अगर हम ये चाहते हैं कि पावर फैक्टर को इंप्रूव करें तो सबसे पहला काम तो हमें ये करना पड़ेगा कि हमें ये देखना पड़ेगा कि पावर फैक्टर खराब किस वजह से होता है। ये तो अब तक हम समझ चुके हैं कि पावर फैक्टर जो खराब होता है वो दो ही रीजन है, मतलब उसका एक ही रीजन है बेसिकली, कि आपके सर्किट में जितने रिएक्टिव कंपोनेंट्स होंगे उसकी वजह से जितना फेज एंगल होगा, सही है, वो पावर फैक्टर को खराब करेगा। सही है। अब सपोज करें अगर मेरे पास एक सर्किट है जिसके अंदर इंडक्टिव कंपोनेंट ज्यादा है, इंडक्टिव कंपोनेंट ज्यादा होने की वजह से क्या होगा? करंट लैग करेगा, और करंट के लैग करने की वजह से ये होगा कि पावर फैक्टर खराब हो जाएगा। तो अब इसको बेहतर करने का तरीका क्या है कि हम कुछ ऐसी स्ट्रेटेजी अपनाएं जिससे फेज एंगल 0 हो जाए। फेज एंगल 0 कैसे होगा? सपोज करें एक सर्किट है जिसमें करंट लैग कर रहा है। अब अगर मैं उसमें रेजिस्टर इस्तेमाल करूं तो रेजिस्टर कभी भी फेज एंगल को 0 नहीं कर सकता। उसकी वजह ये है कि जितना रेजिस्टिव कंपोनेंट ज्यादा से ज्यादा होगा उतना एंगल 0 के करीब करीब आएगा। लेकिन अगर मैं चाहता हूं कि फेज एंगल एग्जैक्टली 0 हो जाए तो उसके लिए ये करना होगा कि जितना एंगल जो है अगर लैग कर रहा है तो लैगिंग कंपोनेंट को किल करने के लिए उसमें लीडिंग कंपोनेंट यानी कैपेसिटर लगाना पड़ेगा, या अगर कैपेसिटर की वजह से पावर फैक्टर खराब हो रहा है यानी लीडिंग कंपोनेंट है तो उसको कंपनसेट करने के लिए क्या करते हैं? लैगिंग कंपोनेंट लगाते हैं। सही है। तो पावर फैक्टर करेक्शन का जो सबसे पॉपुलर तरीका है वो यही है कि आमतौर पर जिस कंपोनेंट की वजह से पावर फैक्टर खराब हो रहा है उसका ऑपोजिट कंपोनेंट लगा दीजिए, और इस तरह लगाइए कि उसका इफेक्ट एग्जैक्टली उतना ही हो जो दूसरे कंपोनेंट ने प्रोड्यूस किया है। जैसे सपोज करें अगर हमारे पास इंडक्टर ने 20 डिग्री का फेज एंगल जनरेट किया है तो उसकी वजह से कुछ ना कुछ पावर फैक्टर आएगा। अब अगर मैं कैपेसिटर एक बहुत बड़ी वैल्यू का लगा दूं तो क्या होगा कि बजाय 20 डिग्री के फेज एंगल के को 0 करने के हो सकता है कि आप कैपेसिटर लीड करना शुरू कर दें। अब अगर कैपेसिटर करंट लीड करेगा तो उस सूरत में भी क्या होगा? पावर फैक्टर जो है वो यूनिटी नहीं होगा। तो यूनिटी पावर फैक्टर के लिए ज़रूरी है कि आप क्या करें, आप एग्जैक्टली कंप्यूट करके उतना ही इफेक्ट एंटी इफेक्ट ऐड करें जितना एक कंपोनेंट जो है जितना इफेक्ट जनरेट कर रहा है। अच्छा, एज फार एज डोमेस्टिक सप्लाई इज कंसर्न, हमारे घरों में जो भी इंडक्टिव कंपोनेंट इस्तेमाल होते हैं उसकी वजह से पावर फैक्टर खराब होता है। लेकिन डोमेस्टिक अप्लायंसेज में जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी है जैसे हमारे यहाँ के इलेक्ट्रिक है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो पावर फैक्टर को करेक्ट करे।
तो पावर फैक्टर करेक्ट करने के लिए करते क्या है, जो पीएमटी है, पीएमटी पे कुछ कैपेसिटर बैंक लगाए जाते हैं और कैपेसिटर बैंक्स क्या करते हैं कि वो पावर फैक्टर को करेक्ट करते हैं। जो घरों में जो इंडक्टिव लोड इस्तेमाल हो रहा है उसको कंपनसेट करने के लिए कैपेसिटर बैंक्स लगाए जाते हैं। लेकिन अगर हम बात करें इंडस्ट्री की, तो इंडस्ट्री को अपने पावर फैक्टर करेक्टर खुद बनाने पड़ते हैं। तो इंडस्ट्रियल लेवल के पावर फैक्टर करेक्टर मिलते हैं जो क्या करते हैं, दो किस्म के होते हैं। एक तो फिक्स कैपेसिटर वैल्यूज के होते हैं जो क्या करते हैं कि एग्जैक्टली तो नहीं बल्कि अंदाजन ये एस्टिमेट करते हैं कि कितना पावर फैक्टर खराब हो रहा है और इस हिसाब से जो है वो कैपेसिटर लगा दिए जाते हैं। दूसरे होते हैं ऑटोमेटिक कैपेसिटर बैंक्स। उसमें होता है कि वेरिएबल कैपेसिटर्स होते हैं जो सर्वो मोटर से ड्राइव हो रहे होते हैं। और सर्वो मोटर से ड्राइव होने का मतलब ये है कि ये देखिएगा, ये मैं इसको समझाता हूँ, ये देखिए, ये मैं समझाता हूँ थोड़ा सा। पावर फैक्टर किस तरह से करेक्ट किया जाता है ऑटोमेटिक, इसमें ये होता है कि वेरिएबल कैपेसिटर्स होते हैं और ये वेरिएबल कैपेसिटर्स जो हैं ये मोटराइज होते हैं। ये जो कैपेसिटर है इट इज अ पार्ट ऑफ पीएफ करेक्टर। जैसे ये कैपेसिटर चेंज होगा, पीएफ करेक्टर के अंदर जो फेज एंगल लीड या लैग कर रहा है उसकी वैल्यू चेंज होगी। और पीएफ करेक्टर इज बेसिकली पार्ट ऑफ ओवरऑल सिस्टम। अब सिस्टम का जो पावर फैक्टर है ये मेजर किया जाता है और एक कंट्रोल सर्किट के जरिए, कंट्रोल सर्किट प्लस सर्वो, ये सर्वो मोटर जो है वो घूमेगी कंट्रोल सर्किट के जरिए। जैसे जैसे सपोज करें पावर फैक्टर जो है वो लीडिंग जनरेट होने लगा, तो अब ये सर्वो क्या होगी, ऑपोजिट डायरेक्शन में घूमेगी, कैपेसिटर की वैल्यू कम करेगी ताकि पावर फैक्टर क्या हो जाए, जितना लीडिंग इफेक्ट है वो कम हो जाए। सही है, ये स्मार्ट किस्म का इंटरैक्टिव किस्म का सिस्टम है और इससे ये होता है कि पावर फैक्टर की वैल्यू तकरीबन यूनिटी रहती है। पावर फैक्टर करेक्ट करने का दूसरा एक तो तरीका कैपेसिटर बैंक का मेथड और दूसरा तरीका है सिंक्रोनस मोटर। सिंक्रोनस मोटर एक ऐसी मोटर है, ख़ास मोटर है जिसको हम लीडिंग पावर फैक्टर के तौर पे भी चला सकते हैं और लैगिंग पावर फैक्टर के तौर पे भी। तो अगर आपके इंडस्ट्री में 5-6 मोटर्स हैं जो लैगिंग पावर फैक्टर जनरेट कर रही हैं, तो आप इस मोटर को एज अ लीडिंग पावर फैक्टर के साथ चलाएं ताकि क्या हो, ये जो जितनी मोटर्स लैगिंग पावर फैक्टर जनरेट कर रही हैं उनको कंपनसेट कर दें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।